श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक काफ़ी विचलित करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। ये गढ़वा में हुई है और मामला है एक 22 साल के नौजवान सुशील कोरवा की हत्या का। हमारी आज की जो चर्चा है ये हाल की न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो पुलिस की शुरुआती जांच है उस पर आधारित है। हमारा मकसद बस यही है कि जो तथ्य इन स्रोतों में हैं उन्हें सामने रखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या था। तो संक्षेप में घटना यह है कि 12 अक्टूबर 2025 की रात को गढ़वा के कुसुम डामर इलाके में सुशील कोरवा नाम के इस युवक की जान ले ली गई। और इसकी वजह बताई जा रही है भैंस चोरी का सिर्फ एक शक। तो आइए इस मामले की थोड़ी गहराई में जाते हैं, तथ्यों को देखते हैं, घटनाक्रम समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली शक ने इतनी भयानक हिंसा का रूप ले लिया। ये सब हम उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही करेंगे। चलिए सबसे पहले जो घटना का मूल विवरण है उस पर आते हैं। पीड़ित, जैसा मैंने कहा, सुशील कोरवा थे। उम्र सिर्फ 22 साल और घटना हुई 12 अक्टूबर 2025 की रात को। जगह थी कुसुम डामर में, एक पशुशाला के पास, मतलब जहां जानवर रखे जाते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इसमें 3 मुख्य आरोपी हैं, रोहित यादव, संतोष यादव और कोमल यादव। इन लोगों को शक हुआ कि सुशील शायद उनकी पशुशाला से भैंस चुराने आया था और बस इसी शक के आधार पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। और फिर जो हुआ वो बहुत ही भयानक है। इन लोगों ने सुशील को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि वो लगातार चोर चोर भी चिल्ला रहे थे और पिटाई इतनी बेरहमी से हुई कि सुशील कोरवा ने वहीं दम तोड़ दिया। ये तो वाकई दहला देने वाली बात है। मतलब सिर्फ एक शक जिसका कोई पुख्ता आधार था भी या नहीं ये भी साफ नहीं है अभी तक, और उसके बदले में इतनी ज्यादा बर्बरता। ये दिखाता है कि कैसे कुछ ही पलों में सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो जाती है और गुस्सा किसी की जान ले लेता है। उस वक्त शायद ये भी नहीं सोचा गया होगा कि शक सही है या गलत, बस हिंसा हावी हो गई। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस हमले के बाद आरोपियों ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने की भी कोशिश की। उन्होंने तय किया कि सुशील के शव को ठिकाने लगाया जाए, तो वो शव को पास के ही कुसुम डामर जंगल में ले गए और वहीं फेंक दिया। शव फौरन नहीं मिला। करीब 5 दिन लग गए। 17 अक्टूबर 2025 को जंगल से सुशील का शव मिला और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शव की हालत काफी खराब थी, शत-विक्षत थी। इससे शायद ये भी अंदाजा लगता है कि कितनी बेरहमी से मारा गया था और फिर उसे बस यूं ही छोड़ दिया गया। हाँ, शव को इस तरह फेंकना ये घटना की क्रूरता को और ज्यादा उजागर करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि हत्या के बाद घबरा गए, बल्कि ये सबूत मिटाने और कानून से बचने का एक सोचा समझा प्रयास भी लग सकता है। पहले इतनी हिंसा और फिर उसे इस तरह छिपाने की कोशिश, ये अपराध की गंभीरता को वाकई कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, इस पूरी घटना से ठीक पहले क्या हुआ था, इसकी भी कुछ जानकारी है? पता चला है कि 12 अक्टूबर की रात को सुशील अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी प्रोग्राम से, शायद कोई स्थानीय कार्यक्रम था, वहां से देर से लौट रहा था। वो शायद घर पहुंचने ही वाला था या घर की तरफ जा रहा था जब ये सब हो गया। कितनी दुखद बात है, सोचिए, एक सामाजिक कार्यक्रम से लौटते हुए उसी समाज के लोग उन्हीं के हाथों हिंसा का शिकार हो गया। ये पहलू तो मामले को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। एक बिल्कुल सामान्य रात, एक सामान्य सी गतिविधि से लौटता हुआ एक नौजवान, और फिर अचानक सिर्फ एक शक के आधार पर इतनी भयानक हिंसा। ये दिखाता है कि कैसे पलक झपकते ही किसी की जिंदगी खत्म की जा सकती है, वो भी बिना किसी ठोस वजह के। तो जब सुशील घर नहीं लौटा, फिर उसकी गुमशुदगी की बात सामने आई और बाद में जब शव मिला तो उसके पिता राजेंद्र कोरवा, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने तुल 10 लोगों के खिलाफ नाम लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें इन 3 मुख्य आरोपियों के नाम भी थे। और इस मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस ने काफी तेजी दिखाई। एफआईआर दर्ज होने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही पुलिस ने एक्शन लिया और 3 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, रोहित यादव, संतोष यादव और कोमल यादव। पुलिस की जो तेज कार्रवाई है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे मामलों में जहां भीड़ या समूह द्वारा हिंसा की बात हो। वहां शुरुआती घंटों में तेजी दिखाना जांच के लिए बहुत अहम होता है। इससे न केवल सबूतों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, बल्कि समुदाय में एक संदेश भी जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद तनाव भी बढ़ जाता है, तो तेज कार्रवाई उसे कुछ हद तक संभालने में भी मदद करती है। हाँ, आपकी बात सही है। और गिरफ्तारी के बाद एक और अहम बात हुई। पुलिस ने जब पूछताछ की तो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उन्होंने मान लिया कि हाँ, उन्होंने ही सुशील को भैंस चोरी के शक में पीटा था और उसी पिटाई से उसकी मौत हो गई। ये जो इकबालिया बयान होता है, ये जांच में एक बहुत अहम कड़ी होता है। हालांकि इसे अदालत में साबित करने के लिए और भी सबूत चाहिए होते हैं, लेकिन हाँ, जांच की दिशा तय करने में और घटना कैसे घटी इसे समझने में ये बहुत मददगार होता है। ये सीधे तौर पर आरोपियों की भागीदारी को दिखाता है। और पुलिस ने सिर्फ कबूलनामे पर ही भरोसा नहीं किया। जांच के दौरान उन्होंने वो लाठियां भी बरामद की जिनका इस्तेमाल सुशील को पीटने में किया गया था। इसके अलावा सुशील का मोबाइल फोन, उसके कपड़े और चप्पलें भी पुलिस को मिली हैं। बिल्कुल, ये जो भौतिक साक्ष्य होते हैं, इनकी बरामदगी बहुत जरूरी है। लाठियां तो सीधे सीधे अपराध में इस्तेमाल हुआ हथियार है, और पीड़ित का मोबाइल, कपड़े, चप्पलें, ये सब घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी साबित करने में और आरोपियों के बयानों को वेरीफाई करने में मदद कर सकते हैं। ये सब मिलकर केस को कानूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ बयान से आगे जाकर ठोस सबूत होते हैं। इनसे घटना का रिकंस्ट्रक्शन करना भी आसान हो जाता है। इस मामले में एक और पहलू सामने आया है जो थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है, और शायद ये आरोपियों की मानसिकता पर भी कुछ रोशनी डालता है। पता चला है कि घटना के बाद आरोपियों ने शक को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की थी, शायद खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए। उन्होंने सुशील का कुछ सामान, शायद मोबाइल या कपड़े, सुशील के भाई को दे दिए थे। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। ये कदम कई तरफ इशारा करता है। हो सकता है ये एक सोची समझी चाल हो, ये दिखाने के लिए कि अरे हम तो मदद कर रहे हैं, हमें ये सामान मिला है, ताकि कि जांच उन पर ना जाए। या फिर ये अपराध बोध और घबराहट का मिला जुला नतीजा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये किया गया, उससे ये जांच को भटकाने का एक सोचा समझा प्रयास ज्यादा लगता है। ये दिखाता है कि अपराध करने के बाद भी वो शायद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये पहलू मामले को और पेचीदा बनाता है। खैर, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जैसा कि पिता ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी, तो पुलिस अब इस मामले में शामिल दूसरे संभावित आरोपियों की भी तलाश कर रही है। जांच अभी जारी है और पुलिस पूरी तस्वीर सामने लाने में लगी हुई है। इस पूरी जांच को लीड कर रहे हैं गढ़वा के एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रोहित रंजन सिंह, और उनके साथ स्थानीय थाने के अधिकारी भी हैं। तो उम्मीद है कि जांच पूरी होने पर सभी तथ्य सामने आ जाएंगे और सबकी भूमिका साफ हो जाएगी। अगर हम इस पूरी घटना का सार देखें, जैसा कि स्रोतों से पता चल रहा है, तो ये सिर्फ शक और बिना किसी सबूत के आरोप के आधार पर की गई मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हिंसा का एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक उदाहरण है। एक 22 साल के लड़के की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि कुछ लोगों को उस पर चोरी का शक हो गया। कोई जांच नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सीधा सजा, वो भी अपने ही हाथों से। इस तरह की घटनाएं किसी भी समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे अफवाहें, शक और कानून को हाथ में लेने की जो सोच है, वो कितनी आसानी से इतना भयानक रूप ले सकती है। जब लोग खुद ही जज और जल्लाद बन जाते हैं, तो फिर न्याय और व्यवस्था का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है। ये अच्छी बात है कि पुलिस ने तेजी दिखाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? समाज में ऐसा क्या हो रहा है कि शक फौरन इतनी भयानक हिंसा में बदल जाता है? तो आज के इस चर्चा में हमने गढ़वा में सुशील कोरवा की जो दुखद हत्या हुई, उस मामले को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे भैंस चोरी के सिर्फ एक शक पर एक 22 साल के युवक को बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। हमने ये भी जाना कि कैसे आरोपियों ने सबूत मिटाने और शक को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई हुई, 3 मुख्य आरोपी पकड़े गए और उन्होंने जुर्म कबूल भी कर लिया है। साथ ही अहम सबूत भी मिले हैं और जांच अभी चल रही है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में ज़रूर आता है, जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस मामले को देखते हुए ये सवाल और गहरा हो जाता है कि किसी समुदाय के अंदर ही अक्सर जान पहचान के लोगों के बीच ही एक शक पैदा होते ही बातचीत करने, पूछने या कानून का रास्ता अपनाने के बजाय सीधे इतनी चरम हिंसा का रास्ता क्यों चुन लिया जाता है? समाज के अंदर वो कौन सी बातें या सोच है जो लोगों को इस तरह कानून हाथ में लेने और इतनी क्रूरता करने पर मजबूर कर देती है, खासकर तब जब पीड़ित भी अक्सर उसी समाज या समुदाय का हिस्सा होता है? ये वाकई गंभीर सवाल है और सोचने वाली बात है। इस जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए श्रोताओं का धन्यवाद।